40,000 से ज्यादा मजदूर सड़कों पर उतर आए और 80 से ज्यादा जगहों पर चक्का जाम कर दिया। उनका कहना था, हम भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, गुरुग्राम वाले भी वहीं रहते हैं, महंगाई दोनों जगह एक जैसी है, तो फिर हरियाणा में मजदूरों को 15 से 16,000 रुपए क्यों मिल रहे हैं और हमें वही काम करने के 11,000 क्यों? क्या दिल्ली का बॉर्डर पार करते ही हमारी मेहनत की कीमत कम हो जाती है? इस दौरान एक बुजुर्ग मजदूर ने भी सैलरी न बढ़ने और बढ़ती महंगाई पर अपना दर्द भरा बयान दिया। और कहां साहब, कमरे का किराया 3,000 से 4,500 हो गया है, आटा 40 रुपए किलो है, बच्चों की स्कूल फीस बढ़ गई है। जब हम अपनी जायज मांग लेकर मालिकों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं, काम करना है तो करो वरना जाओ। हम 2 साल से चुप थे, पर अब पेट की आग बर्दाश्त नहीं होती। हमसे 12-12 घंटे काम लिया जाता है, अगर हम 5 मिनट भी सुस्ता लें तो सुपरवाइजर गाली देता है। ओवरटाइम के पैसे मांगने पर हमें गेट से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। हमें गुलामों की तरह रखा जा रहा है, इसलिए हमने काम बंद करने का फैसला किया। कंपनियों का मुनाफा हर साल करोड़ों में बढ़ रहा है, मालिक बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और हमारी थाली से सब्जी भी गायब होती जा रही है। हमें बस हमारा हक चाहिए, किसी का दान नहीं। मजदूरों के इन बयानों से साफ पता चलता है कि ये हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि लंबे समय से दबे हुए भेदभाव का नतीजा थी। उन्हें लग रहा था कि सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा, इसलिए उन्होंने सड़कों पर उतरने का रास्ता चुना और 13 अप्रैल को मुख्य रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। साथ ही फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करने लगे, जिस वजह से हालात बेकाबू हो गए। हालांकि पुलिस ने पहले मजदूरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और पुलिस ने उस दिन और उसके बाद 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया और 13 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की, जिनमें दंगा भड़काने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि शुरुआत में लोग आराम से नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक एक भीड़ आई और सब हिंसक हो गए। पुलिस ने जब सीसीटीवी के जरिए उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की तो पता चला कि जितनी एफआईआर लिखी गई है उनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो न तो नोएडा में रहते हैं और न ही किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, बल्कि उन्हें साजिश के तहत यहाँ भेजा गया था। यानी असली मजदूरों के गुस्से का फायदा उठाकर कुछ बाहरी लोगों और संगठनों ने शहर को दहलाने की कोशिश की थी। बता दे, पुलिस ने इस पूरी साजिश के पीछे कुछ मुख्य किरदारों और संगठनों की पहचान की है, जिनमें आदित्य आनंद को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक ग्रेजुएट है और फिलहाल फरार है। पुलिस के मुताबिक उसने अपनी पहचान बदलकर भागने की कोशिश की है। वहीं रुपेश राय और मनीषा चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रुपेश को इस पूरी हिंसा को भड़काने वाला मुख्य चेहरा माना जा रहा है। वही मजदूर बिगुल दस्ता संगठन का नाम भी सामने आया है। पुलिस का आरोप है कि इस ग्रुप के सदस्यों ने मजदूरों को उकसाया और फैक्ट्रियों को जबरन बंद करवाया। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने अर्बन नक्सल समूहों की भूमिका की भी जांच करने की बात कही है, जो बाहरी तौर पर प्रदर्शन में घुसकर हिंसा फैलाते हैं। पर यह साजिश कैसे रची गई, तो इसके लिए क्यूआर कोड और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया है, जिसे पुलिस ने डिजिटल मोबिलाइजेशन का नाम दिया है। दरअसल आदित्य आनंद और उसके साथियों ने सीधे किसी का नंबर मांगने के बजाय क्यूआर कोड का सहारा लिया। उन्होंने फैक्ट्रियों के बाहर, चाय की टपरियों पर और मजदूरों के रहने वाले इलाकों में गुपचुप तरीके से पोस्टर चिपकाए या पर्चे बांटे। इन पोस्टरों पर लिखा होता था, अपने हक की लड़ाई के लिए जुड़े या सैलरी बढ़वाने के लिए इस कोड को स्कैन करें। मजदूर बस अपने फोन से कोड स्कैन करते और सीधे एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते। इससे साजिशकर्ताओं को हर मजदूर का नंबर पर्सनली मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और वो पुलिस की नजरों से भी बचे रहे। मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर 13 अप्रैल तक लगभग 17 से 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स तैयार किए गए थे। हर ग्रुप में सैकड़ों मजदूर जुड़े हुए थे। पुलिस का अनुमान है कि इन ग्रुप्स के जरिए लगभग 10 से 15,000 मजदूरों को सीधे मैसेज भेजे जा रहे थे, जिन्हें आदित्य आनंद और उसके खास साथी जैसे मनीषा और रुपेश कंट्रोल कर रहे थे। इन ग्रुप्स में मजदूरों को हक दिलाने के नाम पर भड़काया जाता था। बार बार हरियाणा और नोएडा की सैलरी के स्क्रीनशॉट भेजे जाते थे ताकि मजदूरों में गुस्सा बढ़े। इस मामले में कंचना यादव और प्रियंका भारती का भी नाम सामने आ रहा है, जो आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फेक वीडियो शेयर किया था और उसे नोएडा के मजदूरों के प्रदर्शन से जोड़ दिया था। वीडियो में पुलिस को एक शख्स को पीटते हुए दिखाया गया था, जबकि ये वीडियो नोएडा का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के एक जिले का था, जहां पुलिस एक नशे में धुत शख्स को काबू कर रही थी। पुलिस के अनुसार इन दोनों नेताओं ने इस पुराने और बाहरी वीडियो को नोएडा का बताकर मजदूरों के बीच गुस्सा और डर फैलाने की कोशिश की, जिससे कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। इसलिए पुलिस ने कंचना यादव और प्रियंका भारतीय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर 40,000 से ज्यादा मजदूर सड़कों पर उतर आए
और 80 से ज्यादा जगहों पर चक्का जाम कर दी। इसलिए हमने काम बंद करने का फैसला किया। कंपनियों का मुनाफा हर साल करोड़ों में बढ़ रहा है, मालिक बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और हमारी थाली से सब्जी भी गायब होती जा रही है। हमें बस हमारा हक चाहिए, किसी का दान नहीं। मजदूरों के इन बयानों से साफ पता चलता है कि ये हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि लंबे समय से दबे हुए भेदभाव का नतीजा थी। उन्हें लग रहा था कि सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा, इसलिए उन्होंने सड़कों पर उतरने का रास्ता चुना और 13 अप्रैल को मुख्य रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। साथ ही फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करने लगे, जिस वजह से हालात बेकाबू हो गए। हालांकि पुलिस ने पहले मजदूरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और पुलिस ने उस दिन और उसके बाद 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया और 13 से ज्यादा FIR दर्ज की, जिनमें दंगा भड़काने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि शुरुआत में लोग आराम से नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक एक भीड़ आई और सब हिंसक हो गए। पुलिस ने जब CCTV के जरिए उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की तो पता चला कि जितनी FIR लिखी गई है उनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो न तो नोएडा में रहते हैं और न ही किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, बल्कि उन्हें साजिश के तहत यहाँ भेजा गया था। यानी असली मजदूरों के गुस्से का फायदा उठाकर कुछ बाहरी लोगों और संगठनों ने शहर को दहलाने की कोशिश की थी। बता दे, पुलिस ने इस पूरी साजिश के पीछे कुछ मुख्य किरदारों और संगठनों की पहचान की है, जिनमें आदित्य आनंद को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो NIT जमशेदपुर से B.Tech ग्रेजुएट है और फिलहाल फरार है। पुलिस के मुताबिक उसने अपनी पहचान बदलकर भागने की कोशिश की है। वहीं रुपेश राय और मनीषा चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रुपेश को इस पूरी हिंसा को भड़काने वाला मुख्य चेहरा माना जा रहा है। वही मजदूर बिगुल दस्ता संगठन का नाम भी सामने आया है। पुलिस का आरोप है कि इस ग्रुप के सदस्यों ने मजदूरों को उकसाया और फैक्ट्रियों को जबरन बंद करवाया। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने अर्बन नक्सल समूहों की भूमिका की भी जांच करने की बात कही है, जो बाहरी तौर पर प्रदर्शन में घुसकर हिंसा फैलाते हैं। पर यह साजिश कैसे रची गई, तो इसके लिए QR कोड और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया है, जिसे पुलिस ने डिजिटल मोबिलाइजेशन का नाम दिया है। दरअसल आदित्य आनंद और उसके साथियों ने सीधे किसी का नंबर मांगने के बजाय QR कोड का सहारा लिया। उन्होंने फैक्ट्रियों के बाहर, चाय की टपरियों पर और मजदूरों के रहने वाले इलाकों में गुपचुप तरीके से पोस्टर चिपकाए या पर्चे बांटे। इन पोस्टरों पर लिखा होता था, अपने हक की लड़ाई के लिए जुड़े या सैलरी बढ़वाने के लिए इस कोड को स्कैन करें। मजदूर बस अपने फोन से कोड स्कैन करते और सीधे एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते। इससे साजिशकर्ताओं को हर मजदूर का नंबर पर्सनली मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और वो पुलिस की नजरों से भी बचे रहे। मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर 13 अप्रैल तक लगभग 17 से 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स तैयार किए गए थे। हर ग्रुप में सैकड़ों मजदूर जुड़े हुए थे। पुलिस का अनुमान है कि इन ग्रुप्स के जरिए लगभग 10 से 15 हजार मजदूरों को सीधे मैसेज भेजे जा रहे थे, जिन्हें आदित्य आनंद और उसके खास साथी जैसे मनीषा और रुपेश कंट्रोल कर रहे थे। इन ग्रुप्स में मजदूरों को हक दिलाने के नाम पर भड़काया जाता था। बार बार हरियाणा और नोएडा की सैलरी के स्क्रीनशॉट भेजे जाते थे ताकि मजदूरों में गुस्सा बढ़े। इस मामले में कंचना यादव और प्रियंका भारती का भी नाम सामने आ रहा है, जो RJD की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फेक वीडियो शेयर किया था और उसे नोएडा के मजदूरों के प्रदर्शन से जोड़ दिया था। वीडियो में पुलिस को एक शख्स को पीटते हुए दिखाया गया था, जबकि ये वीडियो नोएडा का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के एक जिले का था, जहां पुलिस एक नशे में धुत शख्स को काबू कर रही थी। पुलिस के अनुसार इन दोनों नेताओं ने इस पुराने और बाहरी वीडियो को नोएडा का बताकर मजदूरों के बीच गुस्सा और डर फैलाने की कोशिश की, जिससे कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। इसलिए पुलिस ने कंचना यादव और प्रियंका भारती के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली है। FIR इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया है कि इन व्हाट्सएप ग्रुप में रोज मैसेज डाले जाते थे कि किस फैक्ट्री के गेट पर इकट्ठा होना है और किस रूट से मार्च निकालना है। जब 13 अप्रैल को प्रदर्शन शुरू हुआ तो इन्हीं ग्रुप्स में फेक वीडियो शेयर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मजदूरों को पुलिस मार रही है, इसीलिए ईंटों से जवाब दो और फैक्ट्रियों के शीशे तोड़ दो। जैसे ही हिंसा भड़की और पुलिस ने एक्शन लिया, इन ग्रुप्स के एडमिन्स ने डिलीट फॉर एवरीवन फीचर का इस्तेमाल करके भड़काऊ मैसेज मिटाने की कोशिश की। कई ग्रुप्स को तो तुरंत डिलीट या एग्जिट कर दिया गया, पर पुलिस के साइबर सेल ने गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों के फोन से, गैलरी और मेमोरी से वो QR कोड और डिलीट की गई चैट्स के स्क्रीनशॉट हासिल कर लिए, जिनसे पता चला कि ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा था, बल्कि मार्च के आखिर से ही इसकी डिजिटल स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी।
हालांकि सरकार ने हिंसा के बाद अब मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।